जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन। सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं का हम प्रिपरेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 12 है। अन्य पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, या फिर दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों शिक्षा एवं खेल, योग शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा। तो दोस्तों हमारे पास समय जो है बहुत कम है, इस वजह से जो है पूरे टॉपिक को मैं पूरे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो भी लंबा हो सकता है, तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको किस तरीके से मिल पाएगा मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं, और यहाँ से आप दोस्तों थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके बैठिए। वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड के साथ समझाने वाला हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ नहीं आता है तो आप थोड़ा सा बैक चले जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, मुदालियार आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मुदालियर जो आयोग है उसके अनुसार यह गठन कब हुआ था? 1948 में, 1949 में, 1952 या फिर 1956 में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई थी? तो दोस्तों शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो तैयार की गई थी अगस्त 1986 में, मार्च 1988 में, जनवरी 1986 में या फिर अक्टूबर 1988 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति उस पर जो है दोस्तों 2020, आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी के ऊपर से रहेगा, नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो आप उस वीडियो का भी वेट कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने लेख हैं? तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने लेख हैं? 150, 157, 160 या फिर 158? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 157। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं, मुदालियर आयोग के संदर्भ में भी अवधि थी, मतलब क्या अवधि थी दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए? तो मुदालियर आयोग है वो किसके संदर्भ के लिए तैयार किया गया था? तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति कब घोषित किया गया था? तो स्टार्टिंग में जब किया गया था दोस्तों जो नई शिक्षा नीति, तो जो 2020 है उससे पहले जो है किया गया है उसी के बारे में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 से पहले और कब इसमें संशोधन किया गया था? तो 1991, 1993, 1992 या फिर 1994? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में जो है दोस्तों नई शिक्षा नीति लाई गई थी, और इतने वर्षों के बाद जो है अब नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जिसको जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में, 1965 में, 1946 में या फिर 1964 में? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अर्थात जिसको यूजीसी के नाम से जाना जाता है। अगर आपने नाम सुना होगा तो वेरी गुड, यूजीसी को ही हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, समझ नहीं आता दोस्तों, तो आप क्या करोगे, साइड में आपको इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसमें देखोगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है लिखा होगा, तो आपको आसानी से दोस्तों कंपेरिजन, मतलब आप किसी वर्ड का अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको मीनिंग जो है हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहता है, थोड़ा समझने की भी ज़रूरत होती है, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप हिंदी में पहली बार सुन रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1956, 1965, 1946 या फिर 1964? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में दोस्तों क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इसको दोस्तों NCERT के नाम से जानते हैं, नेशनल काउंसिल एजुकेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी NCERT का ही हिंदी नाम है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1960 में, 1961 में, 1962 में और 1963 में। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान की स्थापना की गई है, ठीक है। और ऊपर मैंने क्या बताया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में, ठीक है। तो इसको याद रखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 1980, 1985, 1988 या फिर 1990। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ किया गया था, जिसमें ऐसे जो अप्रशिक्षित मतलब जो अनपढ़ बुजुर्ग प्रौढ़ हैं उनके लिए नाइट में क्लास लगाने की बात जो है कही गई थी, ठीक है। तो आपको ज़रूर पता होगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसमें हल्का सा आपको अगर आपको उसका दोस्तों लोगो अगर याद होगा तो इस तरीके का लोगो आपको उसको देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? तो उस समय जो है दोस्तों 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? मुदालियार आयोग ने, कोठारी आयोग ने, शिक्षा आयोग ने या फिर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था 1992 में, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अभी जो है कौन सा नीति जो चल रही है 2020 में जो नया नीति आया है उसके लिए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड नामक कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1987-88 में, 1991-92 में, 1964-65 में या फिर 1975-76 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987-88 में दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड नामक कार्यक्रम लागू किया गया था। अगला देखते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो मुक्त विश्वविद्यालय होता क्या है? ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पास ना तो आपको टीसी लगेगा, ना तो आपको रेगुलर क्लास जाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों डिग्रियाँ जो है वहाँ से प्रदान की जाती है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मात्र एक ही मुक्त विश्वविद्यालय है, वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। जहाँ से आप स्नातक की डिग्री और स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ साथ बहुत सारे आपको जो है डिप्लोमा और PG डिप्लोमा की जो है डिग्रियाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा, तो वो एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था दोस्तों इंग्लैंड में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत का पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है कहाँ स्थापित हुआ था? भोपाल, कोलकाता, दिल्ली या फिर बिलासपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सही से इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आपको पता होगा, है ना। ये किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय या फिर उपरोक्त सभी? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का जो है मुक्त विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ दोस्तों ये संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आपको पता होगा इंदिरा कला जो है संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जो कि क्या है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के जो खैरागढ़ ब्लॉक है वहाँ पर जो है दोस्तों ये जो स्थापित है और यह एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। आप इसको भी याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 और दोस्तों 1982 और 1984, 1985। तो इसके लिए दोस्तों राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई है? तो ये 1985 में की गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरुआत की गई थी? मई 1950, मई 5 मई 1961 या फिर 5 मई 1992 या फिर 5 मई 1988? राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? 5 मई 1988 को जो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध किस तरह की शिक्षा से है? तो दोस्तों मैंने ऊपर में आपको बताया था, ठीक है। तो इसके लिए आपको तो ज़रूर पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षर उन्मूलन के लिए या फिर मंदबुद्धि के शिक्षकों के लिए? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षर उन्मूलन के लिए दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लाया गया था, जिसमें खेती हर काम करने वाले मजदूर इन सभी जो है
जिनका प्रौढ़ शिक्षा के लिए दोस्तों उनको बुलाया जाता था, और इनकी जो क्लासेस हैं रात को 8 बजे, मतलब अपने हिसाब से, मतलब जो इतना भी क्लास लगता था वो सब रात में ही लगता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश किस नीति के द्वारा की गई थी? तो आपको 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें, या फिर मुदालियर कमीशन में, या फिर कोठारी कमीशन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सिफारिश किया गया था। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये जो है आपको कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1986 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला जो है इसमें दोस्तों, इनमें 1986 में हुआ था, उसके बाद 1992 में हुआ था, उसके बाद 2020 में हुआ है भी। ठीक है, तो इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसको किस नाम से जाना गया? नेशनल पॉलिसी एक्ट ऑफ एजुकेशन, मुदालिया कमीशन, या फिर कोठारी कमीशन, या फिर उपरोक्त सभी। तो 1986 में जो बदलाव हुआ था दोस्तों उसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के रूप में जाना गया है। अगर आपको पूछा जाए नई शिक्षा नीति 1986 बोला जाए या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बोला जाए, तो दोनों के दोनों एक ही हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूसीजी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन महिला शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना किस नीति के अंतर्गत हुई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, या फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है महिला शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना यूजीसी के द्वारा की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी शिक्षा जिसे कोई व्यक्ति बिना उद्देश्य के तथा बिना स्थान व समय के ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या फिर निरौपचारिक शिक्षा। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1964 में शिक्षा आयोग को क्या कार्य सौंपा गया था? तो 1964 में कौन सा कार्य सौंपा गया था? प्रौढ़ शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नारी शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा पद्धति का पुनर्वावलोकन। जब आपको दोस्तों इस सब के बारे में पता होगा तो आप इसमें सही आंसर लगाएंगे, अन्यथा आप इसमें तुक्का मारोगे तो कोई भी ऑप्शन आपको सही हो सकता है या फिर गलत ही होने की चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, जब आपको इन सब के बारे में कुछ पता ही ना हो। ठीक है, तो 1964 में दोस्तों इसमें क्या लाया गया था कि संपूर्ण शिक्षा पद्धति पुनर्वावलोकन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी शिक्षा पद्धति जो क्राफ्ट सीखने पर जोर देता है वो कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, या फिर उच्च शिक्षा। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षरता के लिए संपूर्ण भारत में किस आंदोलन का गठन किया गया था? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान, नारी शिक्षा अभियान, या फिर मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा पर अभियान, या फिर प्रौढ़ की शिक्षा पर अभियान। तो साक्षरता को संपूर्ण रूप में आपको पता होगा साक्षरता मिशन। ठीक है, तो ये किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था पूर्ण साक्षरता अभियान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक युग में खेल द्वारा शिक्षण पद्धति को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपको पता होगा दोस्तों आधुनिक जो युग, अभी का जो वर्तमान जो युग चल रहा है उसमें पढ़ाने की एक पद्धति को जो है सामने लाया जाता है, जिसको नवाचार के रूप में भी जानते हैं, और साथ ही साथ उसमें खेल खेल में बच्चों को सिखाना, अर्थात खेल द्वारा शिक्षण पद्धति, यह किसको लिए जाता है? सरोजिनी नायडू को, मैडम मॉन्टेसरी को, या फिर इंदिरा गांधी को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम मॉन्टेसरी को जो है दोस्तों यह श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो 15 से 35 वर्ष अर्थात कब लागू किया गया था? ये कार्यक्रम जो है दोस्तों 15 से 35 वर्ष तक के लिए था। ठीक है, जिसमें, और यह कब लागू हुआ था? 1978, 1979, या फिर 1980, या फिर 1981। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1978 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषित की गई थी? तो किसमें किया गया था? 1986, 1980, 1990 और 1992। तो इसके लिए दोस्तों 1992 के बाद जो है अभी जो हुआ है वो है 2020। ठीक है, आप इसको याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया था? तो दोस्तों किंडरगार्टन जो स्कूल है वो सबसे पहले कहाँ खोला गया था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी, या फिर इंग्लैंड में। ठीक है, इटली में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो खोला गया था वो जर्मनी में खोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से एक और प्रश्न पूछता है दोस्तों कि किंडरगार्टन का जो सबसे प्रारंभ है वो किनके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। राइट आंसर इसका जो रहेगा दोस्तों वो है फ्रोबेल। फ्रोबेल के द्वारा है किंडरगार्टन
गार्डन जो पद्धति है उसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट में किस विषय पर जोर दिया गया है? तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर, सीखना पर, शिक्षा का विविधीकरण पर, या फिर सभी के लिए शिक्षा। तो इसके लिए कोठारी आयोग में दोस्तों शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर आपको ज़्यादा जोर देने के लिए कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसके लिए था? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए, या फिर मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए, या फिर सभी स्कूलों के लिए? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो मुख्य तौर पर जो बनाया गया था दोस्तों, वो प्राइमरी लेवल की स्कूलों के लिए बनाया गया था। तो प्राथमिक स्कूल क्या हो जाएगी इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया था, क्या सुझाव दिया था? कि राष्ट्रीय जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसको खोलना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा लाना चाहिए, ग्रामीण विश्वविद्यालय लाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो 1986 के तहत जितने भी नई शिक्षा नीति आई थी दोस्तों, उसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया गया था? तो इन सभी को जो है इंक्लूड किया गया था, जिसमें मुक्त विश्वविद्यालय भी होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा जोड़ना चाहिए, और ग्रामीणों में भी जो है विश्वविद्यालय तक का पहुँच होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान किसका रहा है? तो दोस्तों योगदान अगर हम लोग बात करें 1986 में, तो आपको जो है ऊपर मैंने बताया मुक्त विश्वविद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, तो मुक्त विश्वविद्यालय तो है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो उस समय नवोदय विद्यालय भी अस्तित्व में लाने की बात कही गई थी और आया भी, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो चल ही रहा था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी का योगदान जो है इसमें रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समीक्षा की थी। तो 1986 की जो समीक्षा थी वो क्या थी? राममूर्ति समिति 1990, जनार्दन समिति 1992, यशपाल समिति 1992-93, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों जब क्या हुआ था, नई शिक्षा नीति जो आई थी उस समय 1986 में, तो उस समय जो है लागू हो गया था। अब भाई उसका जांच पड़ताल करना है, उसी को क्या कहा जाता है? समीक्षा कहा जाता है। तो ये जिन समीक्षा की गई थी, तो कौन सी समिति के द्वारा समीक्षा की गई थी? तो ये जो समीक्षा की गई थी दोस्तों, इन तीनों के द्वारा की गई थी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग समितियों के द्वारा समीक्षा करके एक जगह पूरी क्या की गई थी, अलग अलग वर्षों में भी इसमें की गई थी। जो पहला वर्ष किया गया था 1990 में किया गया था दोस्तों, राममूर्ति समिति के द्वारा। उसके बाद जो है दोस्तों 92 में दो अलग अलग समितियाँ आई थी, जो है जनार्दन समिति और यशपाल समिति। ठीक है, तो आपने प्रोफेसर यशपाल का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने जो है बस्ता के बोझ पर दोस्तों काफ़ी टिप्पणी की गई है, और उनके द्वारा ये जो है, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, बोझ बहुत ज़्यादा होता है पुस्तकों का भार। ठीक है, तो उस पर लेकर के उन्होंने समिति और उन पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए थे। तो अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सन 2001 का संपूर्ण भारत का साक्षर करना। दूसरा है सन 2015 तक महिलाओं को साक्षर करना। सन 2010 तक 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, या फिर अविकसित बस्तरियों में साक्षरता अभियान लाना। तो सर्व शिक्षा अभियान मतलब दोस्तों सभी को साक्षर करना है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 2011 तक संपूर्ण साक्षरता का उद्देश्य करना था किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का जो है प्रारंभ कब किया गया था? 1903, 1905, 1906। ऑप्शन 3 देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों मिड डे मील के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार की ओर से कब की गई थी? 1995 में, 1997 में, 1998 या फिर 1999 में? तो दोस्तों मिड डे मील की जो शुरुआत है 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर अ इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में, 1930 में, 1940 में, या फिर 1945 में? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा 1901 में जो है पहला जो भारत है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके तहत विश्वविद्यालय खोले गए। तो ये जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1901 मतलब आज़ादी से पहले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2001, ठीक है, उनमें किन किन सिद्धांतों को जोड़ा गया है? तो ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना, या फिर पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, या फिर कक्षा में गतिविधियों को जोड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है 2005, उनमें जो है दोस्तों ये जो है उपरोक्त सभी को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NCF नेशनल कैरिकुलम फॉर्म, ठीक है, इसको फुल फॉर्म है। तो NCF 2005 के अनुसार जो है गलतियाँ इस कारण के महत्वपूर्ण कौन सा है? ठीक है, मतलब जो NCF है 2005 के अनुसार जो गलतियां हैं वो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है? देखते हैं ऑप्शन को कि यह जो है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
दूसरा है ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों के बीमार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है एवं साधनों को पहचानने की जो है सहायता करता है। जब दोस्तों नेशनल कैलिकुलम फॉर्म आप जो है 2005 के बारे में जब आप पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें राइट आंसर की, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह जो बच्चे हैं उसके अंतर्विष्ट, ठीक है, बच्चे का जो अंतर्विष्ट है उसके विचार उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में भी सहायक करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड मैकाले का विचार जो विवरण पत्र है उसको जारी किया गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो है स्टार्टिंग में अंग्रेजी माध्यम में एजुकेशन को लाने के लिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्ताव मतलब जो है कार्यक्रम किया गया था। और तो यह विवरण पत्र कब जारी किया गया था? 1935 में, 1980 में, 1955 में, या फिर 1800, जितना भी मैंने बोला सब 18 है। ठीक है, और थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था। 1835, 1880, 1855, 1892। तो अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था दोस्तों, लेकिन छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ अन्य जो देश हैं उसमें पूरी तरीके से फैलने ही नहीं दिया। अगर दोस्तों उस समय जो है पूरी तरीके से इसको फैलने दिया होता तो बहुत सारे जो है दोस्तों अभी जो अंग्रेजी शिक्षा चल रहा है प्रारंभ हुआ है वो कम से कम दोस्तों उसी समय ही स्टार्ट हो जाता। कब समय स्टार्ट हो जाता दोस्तों? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में ही हमारा जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेजी से ही शुरू हो जाता। लेकिन हमें क्या कहते हैं, हमें अपनी मातृभाषा प्यारी है, हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा अब आपको पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वामी आत्मानंद हो गया, यहाँ पास इंग्लिश मीडियम के टीचरों को ही लिया जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर अ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो अंग्रेजी शिक्षा जब लाया गया था स्टार्टिंग में एक बार और, तो आपको पता होगा नेशनल हाईवे 53 जिसको हम लोग नेशनल हाईवे 5 के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पास धरना प्रदर्शन किया गया था कि छत्तीसगढ़ के वासियों को फैल करने के लिए जो है अंग्रेजी पद्धति को लाया जा रहा है। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा जो है यह धरना प्रदर्शन किया गया था नेशनल हाईवे में। तो आपको अगर पता होगा तो, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसी समय जो है बहुत सारे स्टूडेंट, जब क्या हुआ हिंदी मीडियम से स्टूडेंट अचानक इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि आपको रिजल्ट में आपको डाउन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एकाएक जो है बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगा। भाई हिंदी से आप इंग्लिश में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है परसेंटेज में गिरावट ही देखने को मिलेगा। यही गिरावट को देखते हुए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स जो है लगातार अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसका विरोध किया गया, और उसी के तहत जो है इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, केवल और केवल हिंदी मीडियम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाने लगा। अब जो है धीरे धीरे स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट के उन्हीं पेरेंट्स को समझ आ रहा है कि इंग्लिश जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क जो शिक्षा है अर्थात निःशुल्क और अनिवार्य बालक का शिक्षा का अधिकार जो है 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 1 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 5 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2012 को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को यह जो है लागू किया गया था। ठीक है, क्योंकि हमको पता है यह दोस्तों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 1 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। आपको पता ही होगा यह मौलिक अधिकार के एवं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गठन किसके द्वारा हुआ है? तो योजना आयोग के द्वारा, भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा, राधा कृष्ण आयोग के द्वारा, या फिर ये सभी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग के द्वारा इसे लाया गया था। तो आपको पता है कि योजना आयोग का नाम जो है बदल करके क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी देख सकते हैं, योजना आयोग, नीति आयोग या उपरोक्त दोनों, ठीक है, उनमें से कोई नहीं। तो आपको इसको भी याद रखिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? मैंने ऊपर में बताया था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1995 में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं रिपीट किया। अगर आपको पता होगा, ऊपर को याद होगा तो आपने वेरी गुड, अगर नहीं याद किया तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एशियाई खेलों का प्रारंभ, अब खेल सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है कब हुआ था? 4 अप्रैल 1951, 4 अप्रैल 1953, 6 अप्रैल 1956, 6 अप्रैल 1958। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 अप्रैल 1951। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खिलाड़ी के जन्म पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका आंसर तो ज़रूर पता होगा दोस्तों। अंकु लकड़ा, मेजर ध्यानचंद, पंकज विक्रम या फिर ये सभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद के याद में ही 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। इस समय जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाया भी जाता है 29 अगस्त को। और वे एक क्या थे? एक मेजर थे, फौजी थे, साथ ही साथ दोस्तों वे एक प्लेयर भी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में दोस्तों हमें क्या मिलाया था? वर्ल्ड कप में प्रथम स्थान लेकर के दोस्तों ट्रॉफी दिलाया था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जो है ने क्या किया था, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्मदिन के अवसर पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कबड्डी खेल के एक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको पता है 7, 8, 9 या फिर 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है आप तो सिर्फ घर तक ही सीमित हो गए हैं, इस तरीके कबड्डी, खो खो और जो है गेम्स है उसमें ध्यान नहीं देते। तो कबड्डी में तो दोस्तों एक साइड आपको 7 प्लेयर देखने को मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो ये भी आपको जरूर पता होगा दोस्तों। खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो इस वर्ष क्या हुआ था कि जो कोरोना काल की वजह से क्या हो गया, 1 वर्ष आगे हो गया है। जो भी हुआ है वो भी 2020 का ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योगासन करने से मुख्यतः क्या लाभ होता है? जब योगासन करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, आलस्य दूर हो जाता है, या फिर मन एकांत होकर आत्मचिंतन में लगता है, या फिर उपरोक्त सभी? आंसर बताने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योगासन करने में शरीर के कौन सा अवयव मजबूत होता है? तो दोस्तों इसमें सूक्ष्म वाले, बड़े वाले, मध्यम वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न एक बार अच्छे से समझिए। योगासन करने में शरीर के कौन से अवयव मजबूत होते हैं? ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जितने भी हमारे हैं छोटे छोटे मजबूती जोड़, वो सब क्या होते हैं? सूक्ष्म वाले जो हैं वो अवयव मजबूत होते हैं। ठीक है, किसमें? योगासन में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योगासन करने से शरीर की शक्ति मिलती है, किसकी कमी आती है, वृद्धि होती है, सामान्य रहती है, या फिर परिवर्तन नहीं होता है? प्रश्न है, योगासन करने से शरीर की शक्ति में क्या होता है? कमी आता है, वृद्धि होता है, सामान्य रहता है, या फिर परिवर्तन नहीं होता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो हमारा जो शरीर की शक्ति है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाला की साफ सफाई में छात्रों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो भाई उनसे साफ सफाई करवा करके, उन्हें कचरा करने से रोक करके, या फिर उन्हें अनुशासित करके, या फिर उन्हें गंदगी से दूर करके। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। उन्हें अनुशासित करके जो है आप पूरी तरीके से जो है छात्रों को कचरा या फिर सफाई में आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। आप उनसे कचरा ना करवाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर बोलोगे फिर वो कचरा करेंगे ही करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाला प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों तो शाला को प्रबंधित करने के लिए आपको पता होगा शाला प्रबंधन समिति भी होता है, जिसमें स्कूल के बच्चे, साथ ही साथ स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स भी, और वहाँ के टीचर एवं प्राचार्य, साथ ही साथ दोस्तों जो है सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर शाला प्रबंधन का जो तात्पर्य क्या है कि बालकों को पढ़ने में व्यवस्था बनाना, बालकों पर शासन रखना, या फिर दोस्तों मानवीय एवं भौतिक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षा प्रक्रिया को समुचित ढंग से चलाना, या फिर अध्यापकों की व्यवस्था करना। तो इस तरीके का दोस्तों जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले, किस तरीके का, मैं थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ, ट्रिक। जब भी आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिले जिसका एक ऑप्शन जो है काफ़ी लंबा हो, ठीक है, तो आप दोस्तों उसमें टिक लगा दीजिएगा। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आपको पता नहीं हो। ठीक है, जब आपको पता नहीं है कि मुझे इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसा ऑप्शन जिसका जो लिखा हुआ है वो उसका जो सेंटेंस है काफ़ी लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर वही होता है, संभवतः। ठीक है, तो आप इस तरीके के में क्या हो जाएगा, टिक लगाइएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मानवीय भौतिक तत्वों के सामंजस्य स्थापित करने की जो शिक्षा प्रक्रिया है उसको समुचित ढंग से संचालित करना ही शाला प्रबंधन का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का लोक व्यापारीकरण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों इसका जो व्यापारीकरण क्यों आवश्यक है? साक्षरता के लिए, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षा का लोक व्यापीकरण करने में किसका सहयोग लिया जाता है?
कि मतलब किसका लिया जा रहा है, तो पंचवर्षीय योजना का, विश्वविद्यालय संस्थाओं का, निजी संस्थाओं का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी का दोस्तों जो है इसमें सहयोग लिया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है पंचवर्षीय योजना है तो अब समाप्त हो चुकी है, तो ये जो है स्टार्टिंग में जो है लिया जा रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा के लोक व्यापीकरण का जो उद्देश्य है उसको निर्धारित किया गया था। मतलब ऐसा कौन सा योजना था जिसमें शिक्षा को भी उसमें शामिल किया गया था, प्रथम योजना, द्वितीय योजना, सभी पंचवर्षीय योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर सभी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं है शिक्षा को शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर लोक व्यापीकरण की वृद्धि के लिए क्या प्रयास किया गया है। तो सार्वभौमिक शिक्षा की प्रगति, प्रशिक्षण एवं पर्यावरण, शैक्षिक पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें माध्यमिक स्तर पर एवं लोक व्यापारीकरण की वृद्धि के लिए यह जो है प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक सुधारों में संबंधित समिति कौन सा है, यशपाल समिति, नागेंद्र समिति, विश्वनाथ समिति, या फिर अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों आपको पता होगा अशोक मेहता समिति किस लिए बनाया गया था, पंचायती राज के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो शैक्षणिक सुधार के लिए जो है दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति, आपको पता होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय में औपचारिक शिक्षा के उपरांत चलने वाली शिक्षा का क्या नाम है। तो औपचारिक शिक्षा भी चल रहा था, उसके बाद भी और भी एक शिक्षा चल रही थी जिसको क्या कहा जाता है, औपचारिकेतर शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन्हीं सभी नाम से भी ये जो है औपचारिक शिक्षाएं जो है उपरांत चल भी रहा था। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिकेतर शिक्षा में क्या शामिल था, सतत शिक्षा, जो विद्यालय है उसके उपरांत की शिक्षा, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। मतलब रेगुलर आप पढ़ाओगे भी और जैसे ही विद्यालय की पढ़ाई समाप्त होगी उसके उपरांत भी आप उनको क्या करोगे, शिक्षा आप उनको प्रोवाइड करोगे। तो ये दोनों इनमें चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से होते हैं, सुनिश्चित, प्रत्यक्ष, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, मतलब आप सुनिश्चित एवं प्रत्यक्ष ये जो है औपचारिक साधन का कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है। तो खेल से रिलेटेड ये प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या फिर बेंगलोर। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली का जो इंडोर स्टेडियम है वो क्या है, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, जिसका अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस का संबंध निम्नलिखित में से किस रूप से है। तो लॉन टेनिस का जो संबंध है डेविस कप से, नेहरू कप से, या फिर सुब्रोतो कप से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविस कप से जो है लॉन टेनिस का जो है संबंध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी संस्था संपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो पूर्ण जो प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी लेवल पर जो है शिक्षा देता है उस पर पूर्ण जो भूमिका है कौन निभा रहा है, बाल मंदिर, बालवाड़ी, किंडरगार्टन, या फिर मॉन्टेसरी विद्यालय। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल मंदिर। तो स्टार्टिंग में जो है दोस्तों आंगनबाड़ी खुलने से पहले बालवाड़ी भी था और उससे पहले क्या था, बाल मंदिरें भी थी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषा की समस्या सुलझाने के लिए मुदालियन कमीशन ने क्या सुझाव दिया था। क्योंकि दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और उनमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ सभी को आगे चल करके कोई समस्या ना हो, इनके लिए भी इनको सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा, मुदालियर कमीशन के द्वारा। तो क्या सुझाव दिया गया था कि एक ही मातृभाषा की व्यवस्था हो, दूसरी अंग्रेजी तथा हिंदी के माध्यम की भाषा उपलब्ध कराया जाए, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होगा कि आप जिस एजुकेशन में क्षेत्रीय भाषा में अगर आप पढ़ोगे तो आप जल्दी सीखोगे। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर क्या हो गया, उक्त दोनों। मतलब आपको पहले तो मातृभाषा में सिखाया जाएगा, उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरी भाषा जो है आपको हिंदी भी के रूप में भी आपको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था।
कि भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना, स्त्री शिक्षा को महत्व देना, उक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना इसके लिए क्या था दोस्तों, मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि दोस्तों जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था कि उनकी बहुत सारी समस्याएं जो है सामने आई हुई थी शिक्षा को लेकर के। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेल्डर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो सेल्डर कमीशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1917 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्डर कमीशन ने किस शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया था? तो सेल्डर कमीशन ने किस शिक्षा का सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, मतलब और उपरोक्त सभी। तो बात करें तो सेल्डर कमीशन जो है दोस्तों जो पुनर्गठन है शिक्षा को लेकर के बनाया गया था, उसमें तीनों आयत शामिल था, माध्यमिक भी था, प्राथमिक भी था और विश्वविद्यालय भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही इज करेक्ट, द इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण है? परिवार, समाज, रेडियो टेलीविजन या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा में आप जो है परिवार से सीख जाते हैं इनडायरेक्ट रूप से, समाज से भी सीख जाते हैं, रेडियो और टेलीविज़न देख देख कर या सुनकर भी आप सीख जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर योग शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य में देना प्रारंभ किया था? तो प्राथमिक शिक्षा जो है स्तर पर योग शिक्षा को पहले शामिल किया गया था, वो राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो सबसे पहले योग शिक्षा को शामिल करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योगासन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, आप इसको आसानी से बना सकते हो। योगासन प्रातः काल सूर्योदय तक करना चाहिए, योगासन धीरे धीरे करना चाहिए, योगासन स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए, या उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इसको आंसर मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 70। प्रथम योगासन के रूप में किस आसन का महत्व सबसे अधिक होता है? पद्मासन का, शीर्षासन का, सूर्य नमस्कार का या फिर मयूरासन का? तो आपको पता है प्रथम योगासन के रूप में हम जब भी करते हैं तो किसको करते हैं दोस्तों? सूर्य नमस्कार को करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों प्रारंभ से लेकर के बहुत सारे जो है स्टेप्स से आकर आपको क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। तो पहला जो होता है सूर्य नमस्कार होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है? तो मध्याह्न भोजन का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है विद्यालय पर नामांकन बढ़ाना, बच्चों को पोषण स्तर को सुधारना, या फिर उक्त दोनों या फिर उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त दोनों। क्योंकि दोस्तों मध्याह्न भोजन एक ऐसा चीज़ है जिसमें बच्चों को लुभा करके कम से कम खाने के नाम से ही तो आओ, उसी के माध्यम से ही तो सिखाओ। तो ये हो सकता है नामांकन को बढ़ाना और पोषण उनके जो है स्वास्थ्य को भी ठीक रखना। तो ऑप्शन नंबर सही इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 23 जुलाई 1952, 23 अगस्त 1952, है ना, और क्या है 23 सितंबर 1952 और 23 अक्टूबर 1952। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए दोस्तों ये हो जाएगा 23 सितंबर 1952 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 23 सितंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर या फिर डॉक्टर कोठारी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे वो डॉक्टर मुदालियर थे, और इन्हीं के नाम पर ही दोस्तों मुदालियर आयोग के लिए भी एक अलग से स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना रिपोर्ट सरकार के सामने पेश किया था, कब पेश किया था दोस्तों? 23 जुलाई 1953, 26 जुलाई 1953, 26 सितंबर 1954 या फिर 26 अक्टूबर 1953। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 अक्टूबर 1953। ठीक है, 26 अक्टूबर 1953 को क्या हो जाएगा? आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 26 अक्टूबर 1953 ही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राधाकृष्णन आयोग का संबंध किससे है? तो राधाकृष्णन आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर दोस्तों पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उच्च शिक्षा के ऊपर जो है इस आयोग का जो है कार्यभार सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर अ इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के क्या दोष थे? तो जैसे इन पर जो है निरीक्षण किया गया था तो मुदालियर आयोग के द्वारा जो है कुछ दोष जो है निकाली गई थी, किसमें? माध्यमिक शिक्षा में। तो वो क्या था उसको बता देते हैं। नीरस पाठ्यक्रम, पुस्तकीय ज्ञान को बढ़ावा देना,
व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं देना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों ये सभी चीज़ें इंक्लूड थी उसके दोष में, तो ऑप्शन नंबर ड इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठारी कमीशन या फिर कोठारी आयोग 1964 से 1966 के लिए लागू की गई थी, उसके पूर्व कौन सा कमीशन पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था? तो कोठारी आयोग से पहले कौन सा जो है लागू नहीं हुआ था? तो राधा कृष्णम कमीशन 1938, मुदालियार कमीशन 1952, उपरोक्त आ बा दोनों या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त आ और बा जो है दोनों अच्छे तरीके से लागू नहीं हुआ था, लेकिन उस पर कार्य चल रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठारी आयोग 1964-66 की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों इसकी जो नियुक्ति की गई थी वो 14 जुलाई 1964 को किया गया था। तो 14 जुलाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की गई थी? तो कोठारी आयोग के द्वारा 29 जून 1966 को जो है अपना जो आयोग है सौंपा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1986 में नई शिक्षा नीति प्रचलित थी, उसे पूरे देश में लागू देश में एवं राज्यों में माना गया था। वो क्या कौन सी प्रणाली थी? 10+2, 10+2+3 या फिर अब दोनों या फिर में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए क्या था? 10+2+3 जो प्रणाली है वो लागू किया गया था, जो वर्तमान में अभी तक भी चल रहा है। 10 ये 10वीं हो गया, 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद 3 क्या है? ग्रेजुएशन, इसके बाद प्लस अगर मैं 2 कर देता तो वो क्या हो जाता? पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो 10+2+3 की जो प्रणाली है चल रही थी। तो अभी वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो उसके लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं को समानता की अवसर किस शिक्षा में सम्मिलित किया गया है? तो महिलाओं को समानता की अवसर जो है किस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है? कोठारी आयोग में जो है, या फिर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या फिर 1986 की नई शिक्षा नीति में, या फिर ये सभी में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, जिसमें क्या हुआ? 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें इसमें शामिल किया गया था महिलाओं को शिक्षा को लेकर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रौढ़ शिक्षा खासकर किस आयु वर्ग के लिए बनाया गया है? तो स्टार्टिंग मैंने बताया था 15 से 35 वर्ष, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। 15 से 35 वर्ष ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ दिए गए हैं या जो काम में लगे हैं के लिए एक विशाल एवं व्यवस्थित शिक्षा क्रम जो है बनाया गया है, तो वह कौन सी शिक्षा है? प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ये सभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम जो है इसमें बनाया गया है। क्या हो जाएगा? औपचारिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समेकित बालक विकास सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो समेकित जो बाल विकास सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं किसको लिए चलाए जाते हैं? वयस्कों के लिए, महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो शिशुओं के लिए हो जाएगा, ठीक है। जो समेकित बाल विकास चलाया जाता है वो शिशुओं के लिए चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सही इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के लोक व्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बालकों को शिक्षा देना, या फिर समस्त बालिकाओं को शिक्षा देना, या फिर बालक बालिकाओं को शिक्षा देना, या फिर बाल बालिकाओं को सिर्फ और शिक्षा देना किसमें? 6 से 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को क्या करना है? शिक्षा देना है। तो मतलब इसमें ना तो आप भेदभाव करेंगे और ना तो क्या करोगे आप किसी के साथ तुलना। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा देना, और दोस्तों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है अब शामिल हो चुका है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जनजातियों को प्रथम 2 वर्ष उन्हीं की लोक भाषा, अर्थात उन्हीं की जो भाषा है, स्थानीय बोली, उनके द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए। यह जो है दोस्तों वे अपनी स्थानीय भाषा में प्रवीण होंगे, वे अपनी संस्कृति विरासत को संजोए रखेंगे, या फिर उन्हें उच्च शिक्षा देने में आसानी होगी, या फिर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। तो मेन रीज़न तो यही है दोस्तों कि प्रारंभिक शिक्षा जो दिया जाता है वो क्षेत्रीय भाषा, अर्थात अपने आसपास के वातावरण में जो बोली जाने वाली भाषा है उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो इसका तो मेन रीज़न तो यही है ना दोस्तों कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो। भाई अगर आप बेसिक शिक्षा आप उन्हों अंग्रेजी से स्टार्ट कर रहे हो और वो गाँव का है, वो अंग्रेजी नहीं जानता, तो आप जो भी इंग्लिश झाड़ दें उनके सामने, तो उनके ऊपर से ही जाएगा, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उद्देश्य हमारा क्या है? बच्चे को सिखाना। तो प्रारंभिक का 2 वर्ष है, आप उनमें जो है उनकी क्षेत्रीय भाषा में समझाइए, और साथ ही साथ दोस्तों जो शब्द है हिंदी अंग्रेजी इनको शामिल करते जाइए, तो धीरे धीरे बच्चा भी सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ड इज़ अ करेक्ट आंसर।
बस इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में हेतु चलाई जा रही है कौन सी योजना चलाई जा रही है? औपचारिकेतर शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, समेकीकृत शिक्षा योजना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी। तो ये सभी जो है दोस्तों जो है शिक्षाएं जो है योजनाएं जो है चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए संचालित योजनाएं हैं तो कौन सी योजना है दोस्तों? सरस्वती साइकिल योजना, आपको याद आ गया होगा साइकिल जो स्टूडेंट के महिला बालिकाओं को मिलता है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा, सहेली शाला या फिर उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए संचालित योजनाएं जो हैं वो है दोस्तों इसमें जो है चलाई जा रही है वो है उपरोक्त सभी। तो सरस्वती साइकिल योजना आपको पता होगा, गवर्नमेंट की जो बालिकाएं हैं उनको 9वीं कक्षा में जो है साइकिल दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, कब से चलाया जा रहा है? भारत ज्ञान विज्ञान जत्था द्वारा, यूनिसेफ परियोजना द्वारा, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के द्वारा या फिर रूपांतर योजना के द्वारा। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के द्वारा ये जो है पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त समेकित योजना है। तो दोस्तों यूनिसेफ द्वारा जो है प्रदत्त समेकित योजना कौन सा है? AIT, डाइट, ITI या फिर BTI। तो दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा जो समेकित योजना है जहाँ पास टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में कुल कितने डाइट हैं, तो दोस्तों 16 डाइट हैं। इन्हीं 16 डाइटों में दोस्तों आपको चयन लेना है। आपको अगर आप DLED करना चाहते हैं तो यहीं पास जो है आपका DLED होगा, ठीक है। 16 डाइट जो है आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और BTI की बात करें तो 2 BTI आपको देखने को मिलेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। तो पहला BTI जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो राजनांदगांव जिला में स्थित है, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों आप उनको मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन दूसरा BTI कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। और ITI जो सेक्टर है दोस्तों वो तो जो है रोजगार संचालनालय की ओर से दोस्तों आप जो है प्रशिक्षण होता है, ठीक है। AIT तो आपको पता ही होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा में ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो औपचारिक शिक्षा में ज्ञान प्रदान किया जाता है, कहाँ प्रदान किया जाता है? सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो आपका व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों, ठीक है। तो व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों रूप में क्या होता है इसमें दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जो BTI है तो 16 डाइट तो मैंने है ही, लेकिन 2 BTI जो है कहाँ कहाँ है? एक आपका राजनांदगांव में, डोंगरगांव जो ब्लॉक है वहाँ, और दूसरा जो है दोस्तों रायपुर में है जो BTI के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? व्यक्तित्व के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास एवं हस्तांतरण के लिए, सामाजिक वातावरण की व्यवस्था के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विद्यालय के दोष हैं। तो आधुनिक विद्यालय जो भी वर्तमान में विद्यालय हैं उसके क्या क्या दोष हो सकते हैं? तो दोस्तों दूषित तथा असामाजिक वातावरण, अनुशासनहीनता, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान न दिया जाना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पास इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो आधुनिक विद्यालय हैं उनमें ना तो इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक को व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों बच्चों को जो है व्यवहारिक शिक्षा मिलती है किसमें? परिवार से, समाज से, विद्यालय से या फिर उपरोक्त सभी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, इसका ऑप्शन जो है पहला जो व्यवहारिक शिक्षा मिलता है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों? परिवार से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण जो है निभाता है वो कौन होता है? परिवार, समाज, विद्यालय या फिर प्रकृति। तो दोस्तों विद्यालय से जो है वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है, ठीक है। और जो सामाजिक ज्ञान को प्राप्त करता है वो समाज से, पारिवारिक ज्ञान को वो परिवार से प्राप्त करता है, ठीक है। और प्रकृति के बारे में भी वो दोस्तों विद्यालय से ही जानता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद स्वास्थ्य शिक्षा जो विद्यालय है उनका कार्य क्या है? नियोजित करना, अनियोजित करना, उपरोक्त आबा दोनों या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो खेलकूद जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब खेलकूद स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय का कार्य क्या है?
तो यह जो दोस्तों अनियोजित करना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सोचोगे कि यह अनियोजित किस तरीके से होगा, क्योंकि खेल कूद जो है स्वास्थ्य शिक्षा, यह विद्यालय का जो है दोस्तों कार्य के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन इनको शामिल किया गया है क्योंकि इनमें जो है शिक्षा के साथ अच्छे स्वास्थ्य भी जरूरी है, और अच्छा स्वास्थ्य कब आएगा, खेल कूद से आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक अधिगम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों बच्चे का प्रारंभिक अधिगम स्थल कौन सा है, समाज, परिवार, विद्यालय या फिर राष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा का संबंध है, तो औपचारिक शिक्षा का क्या संबंध है, समाज से, बालक से या फिर शिक्षक से या फिर विद्यालय से, सॉरी, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालक से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा का संबंध किससे है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान लेने होने से, विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान देने से, विद्यार्थी में कमा कर खाने की क्षमता उत्पन्न करने हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों में कमाकर खाने की जो क्षमता है उसको उत्पन्न करना, यह निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जो है होता है, ठीक है। औपचारिक में क्या होता है, पूरी तरीके से सिखाना होता है, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा क्या है, जिसमें कौशल और कार्य जो क्षेत्र है वो केंद्रित होता है, या फिर अंशकालीन शिक्षा होता है, बालकों की आवश्यकता की पूर्ति की जो है व्यवस्था करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, और भी अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो इसका पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ पास जो है आप इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और हो सके तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं लाने की कोशिश करूँगा, जहाँ से मैं 101 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देख लिए है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और जो स्टूडेंट दोस्तों नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फायदा भी सभी लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, और इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियो हैं, आप उनको भी जरूर देख लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, नए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।